रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को डिस्कस करूँगा स्टार्टिंग से, बिकॉज एनिमल सेक्शन खत्म हो गया हमारा। अब प्लांट सेक्शन पे आते हैं। प्लांट सेक्शन में 92 पेज पे आप आएंगे। प्लांट सेक्शन में 92 पेज पे आप आएंगे और शुरू में इंट्रोडक्टरी डेफिनेशंस हैं जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग की प्रॉपर्टी है कि पेरेंट्स अपनी प्रोजिनी और ऑफस्प्रिंग या औलाद प्रोड्यूस करते हैं, तो इस अमल को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन जैसे आपको पता है कि जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में होती है तो वो अपने रेस या नस्ल को जारी रखते हैं। रेस या नस्ल को जारी रखने के लिए ज़रूरी होता है ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करें, ठीक है। और वेरी सिंपल कि एक वो भी लाइक उसका आस्पेक्ट ये होता है कि पेरेंट्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है या जीनोटाइप है वो आगे उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन हो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, उसके लिए भी रिप्रोडक्शन का अमल ज़रूरी होता है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लाइक ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिट होती है, लाइक एक इंडिविजुअल अब इसके बाद जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जाए उसके लिए यकीनन ट्रांसमिट करने के लिए जो है रिप्रोडक्शन का अमल ज़रूरी है। चंद एक पॉइंट्स हैं, कोई मेन इतनी बड़ी पॉइंट नहीं है, हमने मेनी टाइम जैसे इनको पहले ही डिस्कस किया है। वही सेम असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। 2 मेथड है, जिसमें पहला मेथड जो असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है, हमने पहले ही डिस्कस किया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स। असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में माइटोसिस सेल डिवीजन होती है और माइटोसिस के रिजल्ट में मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम और सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होते हैं, तो इस असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में फर्दर जो टाइप कौन से हैं असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के, स्पोर फॉर्मेशन है, बडिंग है, फिशन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, एपोमिक्सिस है। हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। और इसी तरह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमने एनिमल सेक्शन के अंदर भी पढ़ा था कि जिसके अंदर 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड और इसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसकी फीचर्स पेरेंट्स से ज़रा डिफरेंट होती है, थोड़ी सी वेरिएशंस आती है, वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में आती है। इसी तरह से लाइक कुछ ऐसे भी लाइक प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर दोनों मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एज वेल एज असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे आपको पता है कि वेरिएशंस उनकी वजह से आती हैं और वेरिएशंस की वजह से आपको पता है इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करना या एडेप्टेशन जो आती है वेरिएशंस की वजह से आती है। हमने ये भी पढ़ा था कि वेरिएशंस होंगी तो न्यू इन्वायरमेंट में उनका सर्वाइवल बेहतर होगा, एडेप्टेशन होगी, अदरवाइज जो है कोई भी जैसे उनको फेवरेबल कैरेक्टर उस चेंज इन्वायरमेंट के हवाले से नहीं होगा, देन जो है सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाता है। मोर ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड के अंदर जैसे एक सीड स्टेज भी आता है, सब प्लांट के अंदर नहीं। जिस तरह से एक प्लांट की कैटेगरी है सीड प्लांट्स की, तो सीड प्लांट के अंदर यू नो वेरी वेल इसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो जिंदा होता है, सर्वाइवल करता रहता है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो और इसी तरह से इसका बाहर जो स्टोर फूड मौजूद होता है और सीड कोट भी मौजूद है। 3 पार्ट होते हैं, यू नो वेरी वेल, एंडोस्पर्म, सीड कोट और एम्ब्रियो होता है। तो एम्ब्रियो जो वायबल होता है, वायबल की मीनिंग है जिंदा रहता है, सर्वाइव करता है। अगर जितनी भी एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन है, एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन स्ट्रेस हमने पढ़े हैं कि लाइक वाटर की स्ट्रेस वगैरह वगैरह, जितनी भी एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं तो उसके ऊपर जैसे सीड के ऊपर जैसे उनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। सीड कई ईयर्स तक सॉइल के अंदर पड़ा होता है जब तक अनफेवरेबल कंडीशंस होती है। तो जैसे ही उनको एक लाइक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिला, कंडीशन फेवरेबल मिली, तो ही जर्मिनेशन होगी, न्यू प्लांट बनेगा। अदरवाइज आप जैसे देखें इतनी एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन को अवॉइड करने का एक सीड मेथड जो है बेहतरीन है। जैसे हम एग्जाम्पल, एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड डेजर्ट का लेते हैं, जिसमें कई जैसे सीड सॉइल के अंदर पड़े होते हैं। हर वक्त कंडीशन फेवरेबल उस सीड के लिए नहीं होती है, कभी बारिशें कई साल गुजर जाती हैं, बारिशें नहीं होती हैं, पर सीड वायबल होता है, इसके अंदर एम्ब्रियो जिंदा रहता है। एम्ब्रियो जब भी कंडीशन फेवरेबल आती है तो इसकी जर्मिनेशन होती है और न्यू प्लांट आ जाता है। तो सीड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो एक अगेन जो एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन में
सरवाइव करना, ये उसके लिए एक लाइक एडवांटेजियस है। अदरवाइज जैसे अगर अनफेवरेबल कंडीशन होती तो दूसरा कोई स्टेज होता ना प्लांट का, तो उसमें मर जाता प्लांट। सीड है तो उसका कंटिन्यूटी मौजूद है एम्ब्रियो की सूरत में। एडवांटेजेस ऑफ असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एडवांटेज फायदा ये है कि आपको पता है कि रैपिड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर। रैपिड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर। यही एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि इसके अंदर गेमीट फॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो गेमीट्स बनने का अमल होता है, टाइम लगता है, एनर्जी कंज्यूम होती है। देन मेटिंग का प्रोसेस होता है, मेटिंग के बाद देन फर्टिलाइजेशन होती है, मे बी फर्टिलाइजेशन हो या ना हो, ये सारी कंडीशंस हैं। पर असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, गेमीट्स इन्वॉल्व नहीं होती है, मेटिंग इन्वॉल्व नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं है, तो इस वजह से वेरी फास्ट नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है एकदम जैसे इंक्रीज होता है। पर एक जैसे नुकसान इसका ये होता है, कोई एडेप्टेशन नहीं होती है, तो इट ब्लॉक्स द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन एडेप्टेशन, ये जो है इसका एक डिसएडवांटेज है। इसी तरह से इट मे डिस्ट्रॉय द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज एट एनी स्टेज। कैसे? बिकॉज असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर कोई वेरिएशन नहीं होती है। इन्वायरमेंट अगर चेंज हो गया है, इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, वेरिएशन नहीं है, वो तो उस एनिमल के अंदर या प्लांट जो भी है उसके अंदर असेक्सुअल मेथड के जरिए सेम फीचर्स आ रहे हैं। सराउंडिंग चेंज हो गई, सराउंडिंग इन्वायरमेंट चेंज हो गया, तो फिर यकीनन चेंज इन्वायरमेंट में इनके पास एडेप्टेशन नहीं होगी, तो ये मर जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि लाइक असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ना होने की वजह से ये सब चीज़ें मर जाती हैं, इसमें कोई भी जैसे एडेप्टेशन नहीं होती है, ये डिस्ट्रॉयज द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज एट एनी स्टेज, कोई वेरिएशन नहीं होती है। मैन यूजेस दिस मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ क्रॉप। एडवांटेज इस तरह से है कि जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर वैल्यू के हवाले से अगर कोई ऐसे क्रॉप फसल प्लांट अच्छे हैं, तो इंसान उन अच्छे क्रॉप को या फसलों को मल्टीप्लाई कराना चाहता है, उस जैसे और भी प्लांट प्रोड्यूस करना चाहता है, मेनी कॉपीज उसकी लेना चाहता है, तो उसके लिए जो है असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ये बेहतरीन है। असेक्सुअल मेथड के जरिए ही सेम टाइप का क्रॉप जो है प्रोड्यूस होता है, ये एक फ़ायदा होता है। डेवलपिंग क्लोन्स बाय टिश्यू कल्चर, ये असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन का ह्यूमन बीइंग का एक इस्तेमाल है, उसके ज़रिए जैसे सेम सिमिलर यूनिफॉर्म क्रॉप जैसे प्रोड्यूस होता है, तो ये जस्ट एक एडवांटेज होता है। तो ओवरऑल हमने देखा कि असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में स्पीशीज का नंबर जो है रैपिडली इंक्रीज होता है, एडेप्टेशन के प्रोसेस को फेवर नहीं करता है, एवोल्यूशन के प्रोसेस को फेवर नहीं करता, ब्लॉक कर देता है, डिस्ट्रॉय द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज एट एनी स्टेज। मैन यूजेस दिस मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ क्रॉप और यूनिफॉर्म क्रॉप, एक जैसा फसल लेना होता है, तो जो है इस मेथड को इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद जैसे लाइक नेक्स्ट माइटोसिस इज द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने पहले जैसे पढ़ा है एनिमल्स के हवाले से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस प्रोसेस, माइटोसिस जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लाइक एक नीड है, बेसिक नीड है, उसी के जरिए रिप्रोडक्शन होती है। हमने पढ़ा है कि प्रोटोजोन के अंदर जैसे बाइनरी फिशन होती है या जो मल्टीप्लिकेशन होती है, या कोई बट जो होता है, बट जिस तरह से उसमें भी एक नया प्लांट जैसे डेवलप हो सकता है, नया प्लांट ग्रो हो सकता है। इसी तरह से हमारे पास एक बेस्ट एग्जाम्पल है काम एंड बल्ब। आगे हम आते हैं बल्ब, जैसे ओनियन ऑफ द बल्ब, काम, जिस तरह से एक कैलोपेशिया प्लांट होता है, उसके अंदर एक वेजिटेटिव ऑर्गन है, प्रोपेगेशन होती है उसके ज़रिए, मल्टीप्लिकेशन होती है उसके ज़रिए, नया ऑफस्प्रिंग पैदा हो सकता है। जस्ट एक कोई स्टोरेज ऑर्गन नहीं है ये ऐसे वेजिटेटिव ऑर्गन, या जैसे कि जिनका वेजिटेटिव फंक्शन नहीं है, इनका जो है एक रिप्रोडक्शन में भी रोल है, आगे हम पढ़ेंगे पेरिनेशन के हवाले से। सो माइटोसिस इंश्योर्स दैट क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट एंड हेंस द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज द सेम एज द पेरेंट। वही सेम फीचर हमने पढ़ी है कि असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर जेनेटिक मटेरियल पेरेंट का होता है, वही जो है नेक्स्ट जनरेशन में आता है। तो इस वजह से लाइक जो है कोई जेनेटिक डाइवर्सिटी भी नहीं होती है असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में। तो बार बार रिपीटेडली वो सेम टर्म्स इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई नई बात इसमें नहीं है। इसके मुकाबले में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा जाए तो वो मियोसिस प्रोसेस के ज़रिए होती है, गेमीट्स के लिए होती है, और देन गेमीट्स की यूनियन होती है, फ्यूजन
जाइगोट बनता है और जाइगोट के अंदर जो डेवलपमेंट होगी तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना मियोसिस होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना गैमीट्स होते हैं, ना जाइगोट बनता है। असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमीट। इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ टू गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट। इस तरह से एक जाइगोट बन जाता है। एग और स्पर्म जैसे हम फ्यूजन तो कहते हैं, बस उसके अंदर होता क्या है, जैसे एग सेल होता है, उसका साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस होता है, पर उसके अंदर जो स्पर्म होता है जस्ट उसका जो न्यूक्लियस होता है फ्यूज होता है। इस तरह से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है। एक लिस्ट हम बुक की है, उसमें हम देखेंगे असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर कितने टाइप है। एक नेचुरल टाइप है और दूसरे आर्टिफिशियल टाइप। असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में फर्दर कैटेगरीज है। फर्दर कैटेगरीज है, एक नेचुरल मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और दूसरे जो है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। नेचुरल मेथड के अंदर स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरिलेशन के जरिए होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं, वेजिटेटिव प्लांट के अंदर दो पार्ट होते हैं, जैसे एक पार्ट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट, जिसके अंदर रूट, स्टेम और लीफ आते हैं, ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स। इन पार्ट्स को हम कहेंगे वेजिटेटिव पार्ट्स। और दूसरे पार्ट्स जो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर जो है फ्लावर्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर जो फ्लावर जो होता है दैट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर जो होता है उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। फ्लावर जो होगा उससे रिप्रोडक्ट, उसके जरिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उनके जरिए, वेजिटेटिव पार्ट में हम देखेंगे कि लाइक एक स्टेम भी हो सकता है, लीफ भी हो सकती है, उसके जरिए भी जैसे एक न्यू प्लांट पैदा हो सकता है। एक मेथड है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस ये भी एक नेचुरल मेथड ऑफ असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसका एग्जाम्पल की कैटेगरी भी होगी, उसको हम देखेंगे। सबके अंदर जैसे एग्जाम्पल की कैटेगरी है, अलॉन्ग विद एग्जाम्पल याद करना होता है। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जैसे एक कटिंग मेथड है। कटिंग मेथड का मतलब होता है कि यानी आर्टिफिशियल यानी ह्यूमन बीइंग की इंटरफेरेंस की वजह से जो रिप्रोडक्शन होती है उससे हम कहते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। जिसमें एक मेथड है कटिंग मेथड। कटिंग मेथड का मतलब होता है कोई भी जिस तरह से प्लांट का कोई कट पार्ट होता है, वेजिटेटिव पार्ट, जैसे हम शुगर केन की जो है पीसेस का एग्जांपल ले सकते हैं, या पोटैटो की लाइक अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो जो ट्यूबर होता है उसकी कटिंग ले सकते हैं, जिसके अंदर एक बड आरआई होना चाहिए। तो कटिंग मेथड के जरिए भी असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकती है। और एक और मेथड है दैट इज कॉल्ड द टिश्यू कल्चर। ये कटिंग और टिश्यू कल्चर आर्टिफिशियल असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। नेचुरल मेथड के अंदर स्पोरुलेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और एपोमिक्सिस है। तो तीन ये और दो ये टोटल इस तरह से हमें असेक्सुअल मेथड की कैटेगरी में पढ़ना है। सबसे पहला मेथड हम आते हैं स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स फॉर्मेशन के अमल को हम कहते हैं स्पोरुलेशन। प्लांट्स के अंदर आपने जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर या लोअर क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा, जैसे ये फर्न का एक जैसे लाइफ साइकिल है, तो जो स्पोरोफाइट जो होता है जनरेशन होता है फर्न की स्पोरोफाइट, वो डिप्लॉयड जनरेशन होती है, 2 जनरेशन होती है। उसके अंदर मियोसिस प्रोसेस होगा, उसके रिजल्ट में हेप्लॉइड जो है स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स विल जर्मिनेट इनटू गैमीटोफाइट जनरेशन। गैमीटोफाइट जनरेशन यू नो वेरी वेल हेप्लॉइड होती है और इसका काम होता है गैमीट्स प्रोड्यूस करना। तो गैमीट से एक स्पर्म यूनियन होगी तो उसके रिजल्ट में दोबारा से जाइगोट बनता है और जाइगोट से देन वापस एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस लाइफ साइकिल को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। दो कौन सी जनरेशन है, एक स्पोरोफाइट जनरेशन होती है और दूसरी गैमीटोफाइट जनरेशन होती है। स्पोरोफाइट जनरेशन वर्ड से दायरा है। स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन जो होती है उससे हम कहते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन। इसी में से स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, मियोसिस प्रोसेस के जरिए स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। तो दिस टाइप ऑफ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड स्पोरुलेशन, स्पोर फॉर्मेशन। तो बुक में कई एग्जाम्पल हैं, जस्ट सारे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर तो लाइक होती है स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट जनरेशन होती भी हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगर आपने लाइफ साइकिल पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, तो ईच स्पोर जर्मिनेट्स इनटू हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड गैमीटोफाइट। हर एक स्पोर के अंदर जैसे गैमीटोफाइट जनरेशन बनेगी और गैमीटोफाइट जनरेशन देन गैमीट प्रोड्यूस करेगी। गैमीट जो के जरिए जो रिप्रोडक्शन होती है ना, वो तो हो जाएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देन फर्टिलाइजेशन और जाइगोट वगैरह बनेगा। उसके बगैर जो रिप्रोडक्शन होती है उससे हम कहते हैं असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन।
और प्लांट्स के अंदर जो लाइफ साइकिल है उसका नेम होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पर हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगेन जिस तरह से एक लाइफ साइकिल है, प्लांट का ही लाइफ साइकिल है, वही सेम अभी हमने पढ़ा था कि मेच्योर स्पोरोफाइट जनरेशन है, जैसे फर्न प्लांट है, इसके अंदर मियोसिस होगी और इसके रिजल्ट में स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स आगे किस में जर्मिनेट होंगे, गेमीटोफाइट जनरेशन। और गेमीटोफाइट का काम क्या होगा, गेमीट प्रोड्यूस करना। गेमीट के जरिए जैसे एक स्पर्म की यूनियन जाइगोट होगी, जाइगोट से एक न्यू स्पोरोफाइट बनेगा, यंग स्पोरोफाइट बनेगा और उसके बाद यंग स्पोरोफाइट के बाद देन जो वापस मेच्योर स्पोरोफाइट। इस तरह का लाइफ साइकिल होता है, उसे हम कहते हैं हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। स्पोर्स हमेशा आप जहन में रखेंगे, जो स्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और यूनिसेल्युलर होते हैं। स्पोर्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड और यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर होती है, स्पोर हैप्लॉइड होते हैं और यूनिसेल्युलर होते हैं। तो स्पोर मेथड के जरिए जो रिप्रोडक्शन होती है उसे हम कहते हैं स्पोर्यूलेशन कहते हैं। स्पोर मेथड के जरिए जो रिप्रोडक्शन होती है उसे हम कहते हैं स्पोर्यूलेशन। इसी तरह से यही सेम मेथड जो फंजाई के अंदर भी है, जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर आपने एसटीबी के अंदर पढ़ा होगा स्पोरेंजियम, जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स बस्ट होंगे, दे विल रिलीज इनटू न्यू हाइफा। इस तरह से भी फंजाई के अंदर भी जैसे स्पोरुलेशन का अमल होता है। एग्जाम्पल की कैटेगरी आप याद करेंगे, ऑल द प्लांट्स, उनके अंदर स्पोरुलेशन का अमल होता है। बैक्टीरिया के अंदर भी, प्लस में अल्जी भी है, प्रोटोजोन है और फंजाई। एसटीबी बुक के अंदर जितने भी स्पोरुलेशन के एग्जाम्पल होंगे वो आपने ध्यान में रखने हैं, बिकॉज टेस्ट के हवाले से जो क्वेश्चन आते हैं तो विद एग्जाम्पल की कैटेगरी में भी सवाल आते हैं कि ये मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है किन किन ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में होता है। उसके बाद जैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पे हम आएंगे। स्पोरुलेशन तो सब प्लांट के अंदर होता है, पर एक बॉक्स की पॉइंट है, उसको भी आप ज़रा इम्पोर्टेंट है, बॉक्स की पॉइंट उसको देखेंगे। मशरूम जो फंगस है, प्लांट नहीं है, जो फंगस है, ठीक है, उसमें स्पोर्स की तादाद कितनी होती है। कभी कभार ऐसे सवाल जो है टोकन टाइप के ऐसे सवाल होते हैं, 5 लाख के करीब जो है लाइक स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना, इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर, ठीक है। बुक की पॉइंट है, एसटीपी की पॉइंट है, इनको आप याद रखेंगे। कभी कभार ऐसे सवाल आते ही रहते हैं टेस्ट में। जैसे फर्स्ट ईयर का मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, फर्स्ट ईयर में जैसे एनिमल किंगडम के अंदर जो नंबर ऑफ एग्स जो निमेटोड के हवाले से 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, वो भी बॉक्स के अंदर था फर्स्ट ईयर का। तो इसी तरह से बॉक्स के सवाल जो है ज़रा उनको देखना ज़रूरी होता है, फिगर होती है, तादाद होता है, जैसे इतने कॉमन क्वेश्चन नहीं होते हैं, अनकॉमन होते हैं, अटेंशन हमारी ध्यान तवज्जो नहीं जाती है, तो कभी कभार ऐसे सवाल टेस्ट की पोर्शन का इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कहते हैं हाँ अच्छा ये तो हमने देखा ही नहीं, याद ही नहीं किया, देखते तो याद हो जाता है, इससे कभी कभार ऐसे भी होता है। बहरहाल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेलुलर स्पोर्स इज कॉल्ड एज स्पोरुलेशन। और स्पोर जैसे आपको बताया हमेशा पेरेंट प्लांट से डिटैच होते हैं या अलग होते हैं, अलग होने के बाद जैसे उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो दे विल ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। तो इस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे स्पोरुलेशन। और स्पोरुलेशन किन किन के अंदर होती है जो हमने पहले ही पढ़ा था, जैसे बैक्टीरिया है, प्रोटोजोन है, अल्जी है, फंजाई है, मोसेस, फर्न्स एज वेल, सारे प्लांट्स के अंदर जैसे स्पोर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। स्पोर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के बाद देन हम आएंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की तरफ आएंगे। प्रोपेगेट लफ्ज़ की मीनिंग होती है मल्टीप्लाई या रिप्रोड्यूस होना। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनके जरिए जैसे प्रोपेगेशन का मतलब है मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव पार्ट के जरिए रिप्रोडक्शन। तो इन जनरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट विच देन डेवलप इनटू न्यू प्लांट। कोई भी एक प्लांट का पार्ट हो सकता है वेजिटेटिव पार्ट, रूट भी हो सकती है, स्टेम भी हो सकता है, लीफ भी हो सकता है या बड। कोई भी एक वेजिटेटिव पार्ट जब पेरेंट का एक अलग होगा, पेरेंट का वेजिटेटिव पार्ट, उसमें से आगे एक न्यू प्लांट बनने के अमल को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर दिस टास्क एंड बियर लिटिल रिजेम्बलेंस टू देयर ओरिजिनल। जैसे आप देखें लीफ और जस्ट लीफ देखें और पूरा प्लांट देखें, उन तो पूरी शक्ल तो न्यू प्लांट की लीफ जैसी नहीं है। बड की जैसे देखें उसमें नया प्लांट बनता है, पूरी शक्ल वो जैसी तो नहीं है। या अंडरग्राउंड स्टेम, जैसे बुक में एग्जाम्पल है पोटैटो,
पोटैटो एक्चुअली जो मॉडिफाइड स्टेम है उसमें एक पूरा नया प्लांट बन सकता है। तो जो भी इस तरह से वेजिटेटिव पार्ट होता है उनकी शक्ल रिजेंबल नहीं करती है जो आगे एक नया प्लांट बनाने जा रहे हैं उससे बिल्कुल शक्ल रिजेंबल नहीं करती है। किसकी? वेजिटेटिव पार्ट। कोई एक पार्ट होगा, ऐसे नहीं कि सारे प्लांट में से उसकी कॉपी बन रही, किसी भी एक पार्ट में से एक नया प्लांट बन सकता है। आइदर रूट हो सकती है, स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है या बड हो सकता है, उससे एक न्यू प्लांट बनता है। एक एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, एग्जांपल ये लेते हैं जैसे पोटैटो इज अंडरग्राउंड स्टेम। आपको पता है या नहीं, जो पोटैटो का एक प्लांट होता है उसके अंदर जैसे स्टेम भी होता है, उसकी ब्रांचेस भी होती है, उसके लीफ भी होते हैं, फ्लावर भी लगते हैं, पर ये जो पोटैटो के जो ट्यूबर होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम है। ट्यूबर पोटैटो के ये अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है। ट्यूबर ऑफ द पोटैटो जिसको हम खाते हैं, यूज करते हैं, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। कभी कभार आपने देखा होगा कि अगर पोटैटो घर में हमारे यहाँ जैसे पड़े होते हैं, जो मार्केट से बाजार से जो ले आते हैं, कभी कभार उनमें आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक बड निकलता है और उसमें से एक, अगर ज़्यादा दिन तक हम छोड़ते हैं, उसके लिए ज़रूरी होता है कि एक आई या बड होना चाहिए। एक आई या बड होगी तो मीन्स उसमें से आगे एक न्यू प्लांट बन सकता है। बड़े बड़े इसी तरह से जो आपने देखा होगा बड निकलते हैं और देन आगे ग्रो कर सकता है, इसमें लीफ भी बन सकता है। तो बड के अंदर एक न्यू पोटैटो प्लांट ग्रोज फ्रॉम द बड, न्यू पोटैटो प्लांट ग्रोज फ्रॉम द बड। एक बड में से भी एक नया प्लांट पैदा हो सकता है। तो बड किसे कहते हैं? ये जिसे जिन्हें आइज भी कहते हैं, ऐसे निशान जो अगर आपने देखे हैं पोटैटो पे, ये बड या आइज होते हैं। एक्सिलरी बड भी कहते हैं या आइज कहते हैं। इनमें से एक नया प्लांट पैदा होता है। तो देखो पोटैटो की शक्ल प्लांट की शक्ल से रिजेंबल नहीं कर रही है, पर उसमें इस वेजिटेटिव पार्ट में एक नया प्लांट पैदा होता है। तो दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसी तरह से जो अभी हमने जो नोट किया है, पॉइंट्स के हवाले से जो नोट किया है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सेपरेशन ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट, कोई भी एक पार्ट होगा वहाँ से सेपरेट होगा, डेवलप इनटू न्यू प्लांट। कौन से पार्ट हैं जिनमें से एक न्यू प्लांट बन सकता है? रूट भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है, लीफ भी हो सकता है। ये रिटल रिजेंबलेंस, कोई इतनी इनके साथ रिजेंबलेंस नहीं होती। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, कौन सा एग्जाम्पल लिया? जैसे मॉडिफाइड स्टेम, जो एक्चुअली पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम है, उसमें एक नया प्लांट, न्यू प्लांट पैदा हो सकता है। उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, पेरीनेटिंग आर्गन्स। कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसे आर्गन्स होते हैं जब भी कंडीशंस अनफेवरेबल होती है। अनफेवरेबल कंडीशंस का मतलब होता है अनफेवरेबल कंडीशंस का मतलब होता है या तो एक ड्राई वेदर होती है या सीवियर विंटर होता है। तो उनके अंदर जैसे उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो प्लांट की बाकी रिमेनिंग पार्ट हैं वो सब जैसे सॉइल के अबव होते हैं, वो नज़र नहीं आते, सारे उसके अंडरग्राउंड पार्ट अंदर जिंदा पड़े होते हैं। जैसे ही वो एक्सट्रीम कंडीशन, जैसे ही वो अनफेवरेबल कंडीशन ख़त्म होती है तो उसमें से देन दोबारा एक न्यू प्लांट पैदा हो जाता है। इस अमल को हम कहते हैं पेरीनेशन। और ऐसे आर्गन जो इस तरह की रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम कहते हैं पेरीनेटिंग आर्गन। पेरीनेटिंग आर्गन, उनका पर्पज़ यही होता है कि जैसे एक अनफेवरेबल कंडीशंस होती है उसको एक अवॉइड करने का तरीका होता है। स्टोरेज आर्गन होते हैं जिनके अंदर फूड भी स्टोर होता है, और जैसे दोबारा से फेवरेबल कंडीशंस होगी तो उसमें एक नया ऑफस्प्रिंग पैदा हो सकता है। इन सम प्लांट्स टू इंश्योर द कंटिन्यूअल सर्वाइवल ऑफ द फेवरेबल जीनोटाइप, organs of vegetative propagation also act as a perinating organ। perinating organ का मतलब होता है जो सॉइल में पड़े होते हैं, स्टोरेज आर्गन होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस को अवॉइड करते हैं, एक्सट्रीम वेदर को अवॉइड करने के जो आर्गन्स होते हैं उन्हें कहते हैं पेरीनेटिंग आर्गन। दे रिमेन इन द सॉइल ओवर विंटर। जब जैसे सीवियर विंटर होता है या ड्राई सीजन होती है तो जैसे ज़मीन के अंदर जैसे पड़े होते हैं, और दोबारा से जब भी जैसे फेवरेबल कंडीशन होती है तो उसमें एक न्यू प्लांट पैदा हो जाता है। और ज़ाहिर है ज़मीन के अंदर जैसे पड़े हैं तो उनके अंदर क्या है? न्यूट्रिएंट स्टोर्ड है। न्यूट्रिएंट स्टोर्ड है कब? जब ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन होती है। तो बाद में जैसे इन्हीं जो पेरीनेटिंग आर्गन्स है जो ज़मीन के अंदर जैसे स्टोर्ड फूड भी उनके साथ पड़ा था, उनके जैसे रिटर्न पे फेवरेबल कंडीशन के रिटर्न पे वन आर मोर जो न्यू प्लांट उसमें बन सकते हैं फॉलोइंग द ईयर। फॉलोइंग द ईयर का मतलब होता है नेक्स्ट सीजन के अंदर, नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन जो फेवरेबल कंडीशन होगी उसी में से जो है लाइक न्यू प्लांट पैदा हो सकता है। इसी वजह से हम इसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं पेरीनेटिंग आर्गन्स के जरिए।
तो कॉमन फॉर्म्स ऑफ पेरिनेटिंग ऑर्गन स्टोरेज ऑर्गन है, जैसे अभी हमने नोट किया था ट्यूबर है, राइजोम, जिंजर, काम है, ये सारे जो है बर्ड्स, जो ये सब जो है पेरिनेटिंग ऑर्गन्स होते हैं जो लाइक फूड भी स्टोर करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन को अवॉइड करने का एक तरीका होता है। काफ़ी सारे इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे काम होता है, ये अंडरग्राउंड पार्ट पड़ा होता है सॉइल के अंदर या ज़मीन के अंदर, कुछ भी नज़र नहीं आता। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है तो उसमें से वन और मोर प्लांट जो है उसमें ग्रो हो सकते हैं। बल्ब ऑफ अनियन, अनियन का जो जिस तरह से ये इंग्लिश का नेम है, और बॉटनिकल टर्म, बायोलॉजिकल टर्म से हम कहते हैं बल्ब कहते हैं। इसके अंदर जो कंसंट्रिक ये जो फ्लैशी लीव्स होते हैं, छोटा सा एक स्टेम का सेक्शन होता है, फ्लैशी लीव्स होते हैं, ये अंडरग्राउंड होते हैं, ज़मीन के अंदर पेरिनेटिक ऑर्गन होते हैं। ये राइजोम स्ट्रक्चर है। जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये सॉइल के अंदर पड़े होते हैं। जब भी दोबारा कंडीशन फेवरेबल होती है तो आपको पता है कि उसमें से अभी हमने नोट किया कि वन और मोर जो है उसमें न्यू प्लांट पैदा हो सकते हैं राइजोम के अंदर। और इसी तरह से ट्यूबर ऑफ पोटैटो अभी हमने पढ़ा था, जैसे ओल्ड जिस तरह से एक जितने भी प्लांट होते हैं सॉइल के अंदर आपको पता है उसके अंदर ट्यूबर बनते हैं। और कंडीशन अगर जिस तरह से फॉर एग्जांपल स्ट्रीम है तो कोई भी जैसे सॉइल के अबो आपको कोई भी स्ट्रक्चर नज़र नहीं आएगी, पर जैसे कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो उसमें से एक न्यू प्लांट पैदा हो सकता है। स्टोलोन का एग्जांपल स्ट्रॉबेरी का भी लिया जा सकता है। स्ट्रॉबेरी होती है वो भी इसी तरह से पेरिनेटिंग ऑर्गन्स के तौर पे इसको जो लिया जाता है अनफेवरेबल कंडीशन से अवॉइड करने के लिए। ये सारी प्लांट की स्ट्रक्चर्स जो होती हैं इन्हें ऑर्गन्स को हम कहते हैं पेरिनेटिक ऑर्गन, फूड स्टोर करते हैं। जैसे कंडीशंस फेवरेबल आती है, नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन होती है तो उसमें एक न्यू प्लांट पैदा हो सकता है, तो उसके अंदर एक न्यू प्लांट पैदा हो सकता है। आखिरी एक नेचुरल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिससे कहेंगे एपोमिक्सिस कहते हैं। अगर आपने जैसे थोड़ी बहुत फर्स्ट ईयर के हवाले से नॉलेज आपके पास है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एग और स्पर्म की यूनियन जिसके रिजल्ट में जाइगोट बनता है, और जाइगोट से आगे जब डेवलपमेंट होगी तो आगे एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो बनता है। और प्लांट्स के अंदर आपने देखा होगा एम्ब्रियो सैक होती है जो फीमेल गेमेटोफाइट है, इसके अंदर एक सेल होता है, यहाँ पे 2 सिनर्जिड्स होते हैं, 3 एंटीपोडल होते हैं, लार्ज सेंट्रल सेल होता है जिसके अंदर पोलर न्यूक्लियाई होता है। और ये जो है इसके बाद देन इंटेग्यूमेंट वगैरह ये ओवरऑल ओव्यूल की स्ट्रक्चर होती है। यू नो वेरी वेल कि जब भी पोलिनेशन का अमल होता है तो एक स्पर्म की यूनियन होती है, पोलन ट्यूब के अंदर स्पर्म होते हैं, आके इनको फर्टिलाइज करते हैं और फर्टिलाइजेशन का अमल होता है जो नेचुरल मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पर इसी ओव्यूल के अंदर काफ़ी सारी ऐसी स्ट्रक्चर भी पड़ी होती हैं जो डिप्लॉयड इन नेचर होती है। ओव्यूल के अंदर काफ़ी सारी ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर की हैं। ये सब हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है, लाइक एग सेल, सिनर्जिड्स, पोलर न्यूक्लियाई, ये जो है डिप्लॉयड होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल। इसके बाहर जो न्यूसीलस का जो एरिया होता है, न्यूसीलस का एरिया वो डिप्लॉयड होता है। उसके बाहर इंटेग्यूमेंट होती है ओव्यूल के अंदर। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा है तो उनके लिए ये समझ में आ रही है, जो जिनका पढ़ा हुआ नहीं है ना ओव्यूल तो वो उसको थोड़ा सा इत्फाक सा लग रहा है कि न्यूसीलस क्या होता है, इंटेग्यूमेंट क्या होता है। डोंट वरी, 1-2 दिन में टॉपिक आ जाएगा, हम इसकी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिंपली ये है कि लाइक जो न्यूसीलस या जो इंटेग्यूमेंट पार्ट होता है वो डिप्लॉयड होता है और उसी में से एक एम्ब्रियो बनेगा। ओव्यूल के अंदर ही कुछ ऐसे डिप्लॉयड सेल पड़े हैं, उसी के अंदर एक एम्ब्रियो बनेगा। अब देखें एम्ब्रियो तो बन गया, पर नेचुरली या नॉर्मल एम्ब्रियो कैसे बनता है? नॉर्मल एम्ब्रियो तो एक स्पर्म, जाइगोट और एम्ब्रियो बनता है, पर उसके बगैर ही जिस तरह से एक सीड या एम्ब्रियो जो बन रहा है तो ये जो मेथड होगा उसे कहेंगे एपोमिक्सिस कहेंगे। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इवॉल्व्ड इन डेंडेलियन। एग्जाम्पल ये मेनी टाइम टेस्ट में भी आ चुका है। एपोमिक्सिस किन प्लांट के अंदर ऑब्जर्व होती है? डेंडेलियन, एंड विच प्रोड्यूस सीड विदाउट फ्लावर्स बीइंग फर्टिलाइज, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, एक स्पर्म यूनियन नहीं हुआ है और सीड भी बन गया। तो इस तरह की मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एपोमिक्सिस कहते हैं। डिप्लॉयड सेल इन द ओव्यूल गिव राइज टू एम्ब्रियो इन द ओव्यूल मैच्योर्स इनटू द सीड। तो ये जो 2 लाइन्स हैं, ये 2 लाइन्स से एपोमिक्सिस को शो कर रहे हैं। ओव्यूल के अंदर जो डिप्लॉयड सेल होता है वो डायरेक्टली एम्ब्रियो के अंदर बन जाएगा और पूरी स्ट्रक्चर जो ओव्यूल की होगी देन जो है वो सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब ये सीड ऐसा बना है जिसके अंदर 2 पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, एक ऐसा सीड बना है जिसके अंदर एक स्पर्म की यूनियन नहीं हुई है, तो हम कहते हैं कि एपोमिक्सिस इज टाइप ऑफ असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके बाद डेंडेलियन के जो फ्रूट्स होते हैं विंड ब्लोन होते हैं, विंड के जरिए डिस्पर्स होते हैं, पर ये जो एक्चुअली जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है
मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो एपोमिक्सिस है, असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, कोई सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, कोई सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल के अंदर आपको पता है कि हम दो टाइप पढ़ेंगे, एक कटिंग मेथड और दूसरा जो है टिश्यू कल्चर मेथड। कटिंग वेरी सिंपल वर्ड से जाहिर है कि प्लांट्स में असेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय डिफरेंट टेक्निक्स। उसके अंदर जिस तरह से एक इम्प्रूविंग द क्राफ्ट्स, ऑर्चिड्स और ऑर्नामेंटल प्लांट वगैरह, ये इंसान ह्यूमन बींग जिस तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जरिए बना रहा है, बना भी रहा है, और हिस्ट्री के अंदर भी जैसे इन्होंने बनाने का अमल जैसे कई सालों से किया है, ठीक है। जिस तरह ऑर्चिड्स है या ऑर्नामेंटल प्लांट्स वो होते हैं जो ब्यूटी पर्पज के लिए लगाए जाते हैं, खूबसूरती के लिए लगाए जाते हैं, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जरिए। तो ये इसका बेस क्या है, इस रिप्रोडक्शन का, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन का बेस ये होता है कि लाइक एबिलिटी ऑफ प्लांट टू फॉर्म एडवेंटिशियस रूट। किसी भी प्लांट के कटिंग पार्ट से या एडवेंटिशियस रूट बने या शूट बने, कटिंग में से या एडवेंटिशियस रूट बनेगी या शूट बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंटली, किसी भी लाइक प्लांट के पार्ट से या एडवेंटिशियस रूट बनेगी या उससे बनेगा शूट बनेगा। तो दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, आर्टिफिशियल, जिससे हम कहते हैं कटिंग। एग्जाम्पल भी लेते हैं, यहाँ पे आप पॉइंट नोट करेंगे कि लाइक जो उसी कटिंग पार्ट से या एडवेंटिशियस रूट निकलेंगी या निकलेगा शूट निकलेगा, ठीक है ना, या एडवेंटिशियस रूट्स निकलेंगे या शूट निकलेगा। इलस्ट्रेशन देखते हैं कि किस तरह से, कि लाइक जिस तरह से कोई भी प्लांट का पार्ट है, पेटल है, कार्टिलिडन है, रूट है, कोई भी है, उसके सेल्स जब हम लेते हैं तो उसमें शुरू में अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनता है, जैसे कैलस। कैलस के बाद उसी कैलस में से, जैसे ये कैलस है, कैलस में एक शूट भी निकल सकता है और कैलस में जैसे एडवेंटिशियस रूट भी निकल सकते हैं, जो अभी हमने पढ़ा है। कैलस से या तो शूट निकलेंगी या जो है एडवेंटिशियस रूट्स निकलेंगी। जो भी कटिंग लेंगे, कटिंग से आगे क्या होगा, कट पार्ट से या तो लाइक शूट निकलेगा या एडवेंटिशियस रूट निकलेगा कटिंग से। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में जिस तरह से कटिंग मेथड का एग्जाम्पल, जैसे 2-3 एग्जाम्पल हमारे बुक के अंदर दो तो है कि हाउस प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट के जरिए जो कटिंग मेथड होता है, तो एट द कट एंड ऑफ द शूट है मास ऑफ डिवाइडिंग अनडिफरेंशिएटेड सेल, जिससे हम कहते हैं कैलस। कैलस में जिस तरह से क्या निकल सकता है, एडवेंटिशियस रूट भी निकल सकती है, एडवेंटिशियस रूट के अलावा शूट भी निकल सकता है। जैसे लाइक कट एंड ऑफ द शूट, उस पर ये अभी हमने नोट किया, या एडवेंटिशियस रूट निकल सकते हैं या शूट निकल सकता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एक शुगर केन का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये शुगर केन है, ये स्टेम की कटिंग है, स्टेम की कटिंग्स हैं, कटिंग्स हैं जिसके अंदर नोड्स भी मौजूद है। आपको पता है शुगर केन के हवाले से ये नोड है, नोड वो पॉइंट होती है जहाँ पे कोई बड वगैरह निकलता है, उसे कहते हैं नोड कहते हैं। तो नोड एक कटिंग के अंदर होनी चाहिए, तो उसमें आगे क्या होगा, जैसे एक नोड है, एक कटिंग लिया, कटिंग पार्ट, तो कटिंग पार्ट लिया है, उस नोड से क्या बनेगा, न्यू रूट्स भी बन रही है और उसी से एक नया शूट भी निकल के आता है। एग्रीकल्चर साइड से जिनका वास्ता है, थोड़ा बहुत इनको नॉलेज है, तो छोटी छोटी कटिंग्स होती हैं शुगर केन की, उनको कट करके ज़मीन में डाला जाता है। तो कटिंग जहाँ पे नोड होती है तो वहाँ पे रूट भी निकल के आती है, एडवेंटिशियस रूट, और जो बड होता है उस बड से देन जो है एक लीफ भी निकल के आते हैं। तो इस छोटे से टुकड़े के अंदर एक नया प्लांट पैदा हो सकता है, जैसे शुगर केन है। बाय कटिंग इफ द शूट फ्रेगमेंट इंक्लूड नोड, अगर शूट फ्रेगमेंट के अंदर नोड मौजूद है, शूट फ्रेगमेंट के अंदर अगर नोड मौजूद है, देन एडवेंटिशियस रूट फॉर्म विदाउट कैलस फॉर्म, इसमें कैलस बनेगा ही नहीं। जैसे शुरू की इलस्ट्रेशन में देखा था, कैलस से देन एडवेंटिशियस रूट्स भी निकल सकती हैं या शूट भी निकल सकता है। पर ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर जिस तरह से नोड मौजूद है तो नोड मौजूद है तो कैलस नहीं बनेगा, डायरेक्टली उसके अंदर रूट बनेगी और शूट निकलेगा। इसी तरह से एक दूसरी आखिरी पॉइंट, तो एक ब्रायोफाइलम प्लांट है, ब्रायोफाइलम प्लांट है, उसके अंदर सम प्लांट इंक्लूड ब्रायोफाइलम कैन बी प्रोपेगेटेड फ्रॉम सिंगल लीफ रादर देन स्टेम। एक लीफ से एक नया प्लांट जैसे पैदा हो सकता है। जैसे ये ब्रायोफाइलम का लीफ है, उसके अंदर पहले एक बड होता है छोटा, उस बड में से एक छोटा प्लांटलेट पैदा होगा, उसके अंदर एडवेंटिशियस रूट्स भी निकल के आएंगी। तो एक ही जैसे ब्रायोफाइलम के लीफ के अंदर ऐसे मेनी नए प्लांटलेट या छोटे प्लांट पैदा हो सकते हैं, ये यहाँ से देन अलग होंगे और एक कई जो है उसमें एक सिंगल प्लांट के अंदर मेनी प्लांट पैदा हो सकते हैं।
ब्रायोफाइलम में कैन बी प्रोपेगेटेड फ्रॉम सिंगल लीफ रादर देन स्टेम। शुगर केन के अंदर जैसे स्टेम की कटिंग ली थी, ब्रायोफाइलम के अंदर एक लीफ की कटिंग ली थी जिसके अंदर जो है मेनी प्लांट्स से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं मेनी। बाकी जैसे पोटैटो है वो तो आपको पता है कि वेरी कॉमन है। पोटैटो इसकी बड या आईज होनी चाहिए, बड या आई होनी चाहिए, तो उसके अंदर एक जैसे न्यू प्लांट पैदा हो सकता है। बड या आई एक तरह से होनी चाहिए, उसके अंदर एक जो है नया प्लांट पैदा हो सकता है। स्टिल अदर प्लांट्स कटिंग आर टेकन फ्रॉम स्टोरेज आर्गन। स्टोरेज आर्गन कौन सा है? जैसे अंडरग्राउंड जो ट्यूबर है पोटैटो का, ये स्टोरेज आर्गन है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो कैन बी कट इनटू सेवरल पीसेज। इसी पोटैटो को कई अगर आप पीसेज में कट करें, पर शर्त ये है कि उसके अंदर एक बड या आई होनी चाहिए। सेवरल पीसेज ईच विद अ बड, और देन वो बड किस में जनरेट होगा? एक बड जो आगे उसमें एक न्यू प्लांट में जनरेट या पैदा हो सकता है। तो इस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं, दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज कटिंग मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये सारे आर्टिफिशियल है। कल हम जिस तरह से नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर मेथड्स।